प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 8415 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसका कि एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को निर्धारित किया गया है, उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। तो आप कलम कॉपी लेकर के वीडियो को सामने बैठे ताकि जैसे-जैसे मैं क्वेश्चन और उसके ऑप्शन बताऊं, आप उसका करेक्ट आंसर देख सकें और जैसे ही मैं उसका करेक्ट ऑप्शन बताऊं, आप मैच करके और ये देख सकें कि आपके 100 में से कुल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और सारे के सारे ये जो क्वेश्चन होंगे 100 के 100 ये एग्जाम के पैटर्न पे ही होंगे, जिस सब्जेक्ट से जितने पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से निषिद्ध का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन है निहित, ससिद्ध, विहित, वर्जित। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विहित जो है वो निषिद्ध का उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सूर्य का पर्यायवाची है? सुरेश, रवि, प्रकाश पुंज या प्रकाश तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रवि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पत्नी का अर्थ नहीं है? बधु, गृहिणी, औरत या माया। तो इसमें बधु, गृहिणी और औरत ये तीनों के तीनों जो है पत्नी के अर्थ रखते हैं, जबकि माया जो है वो पत्नी का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, यह किस लोकोक्ति का अर्थ है? मानो तो गंगा ना तो बहता पानी, आम के आम गुठली के दाम, नाच ना आवे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानो तो गंगा ना तो बहता पानी। ये जो लोकोक्ति है इसी का अर्थ होता है आपका विश्वास सबसे बड़ी चीज है, मतलब विश्वास है तो गंगा है, नहीं तो बहता हुआ पानी है। अगला क्वेश्चन है, छल कपट किस समास का उदाहरण है? और ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, क्रमधारय। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व, चूंकि इसमें जो है दो शब्द आ रहे हैं और बीच में हाइफन है यानी और छिपा हुआ है, छल और कपट। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का सही संधि विच्छेद क्या है? और ऑप्शन है स जोड़ अस्कृत, सम जोड़ अस्कृत, सम जोड़ कृत और संस जोड़ कृत। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम जोड़ कृत मिल करके बनता है संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, भूखे को रोटी दो, इस वाक्य में को जो शब्द है ये किस विभक्ति का चिन्ह है? और ऑप्शन है कर्ता, कर्म, संबंध या संप्रदान। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान। चूंकि देखिए भूखे को है, यहाँ पर जो है कर्ता में को लगा हुआ है, तो ये आपका संप्रदान हो जाएगा। अगर वही जो ऑब्जेक्ट मतलब जो रोटी है इसमें अगर को लगा रहता है तो हम लोग बताते कर्म। तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय में प्रत्यय क्या है? हर्ष ई से यह, या फिर दीर्घ ई से य और ई, या फिर इ। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ ई से य राष्ट्रीय में प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? पूजा, अरहर, चमक और शहद। तो इसमें पूजा, अरहर और चमक तीनों के तीनों जो है स्त्रीलिंग है, जबकि अगर बात करेंगे हम लोग शहद का, तो शहद एक पुल्लिंग शब्द हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि आप जो जानते भी हैं शहद मीठा होता है, तो इस तरीके से ये जो है पुल्लिंग हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इसे मत छुओ, यह बहुत गर्म है। कलांकित पद यानी कलांकित, ये जो आपका काला किया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक का, पुरुषवाचक का, निश्चयवाचक का या फिर निजवाचक का। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, क्योंकि ये निश्चित कर रहा है कि यही, यानी कि हमारे पास में जो है वही, ठीक है। अगर वह रहता तो वो दूर का हो जाता, तो वो भी आपका निश्चयवाचक ही होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ईश्वर अन्यत्र है, वह कल अवश्य आएगा, आप सबसे बाद यहाँ आए, राजा और रानी आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर अन्यत्र है, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, आई एम सेटिस्फाइड डैश योर वर्क। तो इसमें प्रेपोजिशन फिल करना है, बाई, फ्रॉम, ऑफ या विद। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद हम लोग फिल करेंगे, यानी कि आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क, मैं आपके कामों से सहमत हूँ। अगला क्वेश्चन है, या मतलब कि सहमत नहीं, संतुष्ट हो, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गिव अपोजिट ऑफ इमर्ज, और ऑप्शन है इंटायर, डिसअपियर, क्लियर और कलेक्ट। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, और इमर्ज मतलब आपका उभरना यानी कि दिखाई देना, प्रकट होना। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, नॉटी, माइलस्टोन, नेसेसिटी, मिसाइल। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेसेसिटी, जो कि आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, जबकि माइलस्टोन में एक्स्ट्रा ई है, या फिर नॉटी में ई है, या फिर मिसाइल में जो आपका एस नहीं है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, और ऑप्शन है मुकेश एंड मी आर गोइंग टू दिल्ली, मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। और ऑप्शन सी है मुकेश एंड आई एम गोइंग टू दिल्ली। और ऑप्शन डी है
मुकेश एंड मी आर गोइंग टू दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये कि आपका ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के जगह पर नहीं लगेगा, तो आपका जो मी वाला है ये दो तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसमें, तो आई मुकेश एंड आई एम यहाँ पे आ गया, जबकि मुकेश एंड आई तो दो आपका सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे एम भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि 0.009 डिवाइडेड बाई यहाँ पे डैश है यानी कि क्वेश्चन मार्क है, तो इसको मान लेते हैं कि हम x है, ठीक है। तो 0.009 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू इतना, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो इधर में आपका जो है ये जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 0.009 इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो ये आपका इधर आएगा तो भाग में आएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.009 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.01। अब यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। और यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो गया आपका 1000। अब दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 9/1 हो गया ये, तो 9/1 में हम जब भाग करेंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 9/10। 9/10 बराबर कितना होगा, तो 0.9 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्यूब रूट 32 इक्वल टू दी पावर x है। तो यहाँ पे क्यूब रूट जो आपका 32 है, इसका मतलब ये हुआ कि 32 का जो पावर है वो आपका 1/3 है, और बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया 2 का पावर x हो गया। अब हम 32 को भी तोड़ देते हैं, तो 32 को जो हम लोग 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर हम लिख सकते हैं 5, और इसका पावर कितना है, तो इसका पावर आपका हो जाएगा 1/3, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 का पावर x। अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 5/3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पिता व पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ी है, तो दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फादर का जो है एज एफ है, और सन का जो एज है वो मान लेते हैं कि एस है। तो दोनों का सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दोनों का जोड़ आपका आ जाएगा 60, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले ही सेंटेंस में। अब इससे हम लोग निकाल लेते हैं फादर का एज। तो फादर का एज कितना आ जाएगा, यहाँ पे फादर का एज हो जाएगा 60 माइनस उसके बेटे का एज यानी कि एस, ठीक है। तो एक हमने इक्वेशन यहाँ पे ले लिया। अब दूसरा क्या बोला है, 5 साल पहले फादर का एज, तो 5 साल पहले फादर का एज कितना हो जाएगा, तो फादर का एज जितना है अभी उस यानी कि एफ, इसमें से हम लोग 5 साल घटा देंगे, तो ये हो गया आपका 5 साल पहले का फादर का एज। तो वो कितना था, तो ये जो आपका 4 गुना था बेटे के आयु से। तो 5 साल पहले बेटे का आयु कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एस माइनस 5, ठीक है। तो एस माइनस 5 जो है आपका 5 साल पहले बेटे का उम्र है, इसका 4 गुना है फादर का उम्र, तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि f का जो वैल्यू यहाँ पे 60 माइनस एस, इसको हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 माइनस एस और माइनस 5, ठीक है। इक्वल टू कितना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 में एस से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4s, और जब 4 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 60 में से जब 5 जाएगा तो 55 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया क्या चीज, 55, ठीक है। और एस इधर माइनस में है, जब आपका इधर जाएगा तो ये आपका प्लस में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5s, तो ये हो गया आपका 5s। अब ये जो 20 है माइनस में है, तो इधर जाएगा तो किधर कैसे हो जाएगा, तो ये आपका जो पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 20 और प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 55 और 20 75, तो ये हो गया आपका 75 इक्वल टू कितना, तो 75 इक्वल टू हो गया आपका 5 एस। तो 5 से ये कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। तो इस तरीके से एस का जो वैल्यू है यानी कि बेटे का जो उम्र है वो कितना हो गया, 15 वर्ष। तो एक तो हमने निकाल दिया 15 वर्ष। अब निकाल लेते हैं फादर का। तो फादर का कितना है, 60 माइनस एस है ना, तो हम लोग 60 में से क्या कर देंगे, 15 घटा देंगे। तो 60 माइनस ये हो जाएगा 15, अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। तो इस तरीके से जो आंसर आया वो क्या आ गया, एक 15 और एक 45। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 और 45। अगला क्वेश्चन है कि ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी की आयु ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही शानदार एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप बनाना चाहिए। क्या हो जाएगा, देखो मान लेते हैं कि
बी का जो एज है ये कितना है, ये हम मान लेते हैं कि 100 है। अब जब 100 है तो ए का उम्र कितना परसेंट कम है, तो ये आपका जो है 25% कम है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 25। ठीक है, तो 25% हमने क्या कर दिया, जब कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 25 घटा देंगे तो 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75। ठीक है, अब ट्रिक यही है कि ये कितना अधिक है, 75 से कितना प्रतिशत अधिक है 100। तो इसका सबसे शानदार ट्रिक यही है कि हम लोग क्या करते हैं, 75 में भाग कर देते हैं 25 से। तो 75 में 25 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें जब भाग करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसी 3 से जो हमें यहाँ पे भाग करना होता है 100 में, तो हम क्या करते हैं 100 और डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, इतना जो है ये अधिक है, प्लस का मतलब अधिक हो गया। तो ये हो गया आपका परसेंटेज, कितना परसेंट होगा, 100/3%। इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि इसको जब भाग करेंगे तो 33.1/3% हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 141 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए वैसे तो आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका है, दो क्रमागत है तो एक हो गया x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस 1। दूसरा हमने लिख दिया x+1, दोनों को अगर जोड़ देंगे दोनों संख्याओं को तो कितना आएगा, 141 आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये जोड़ देते हैं तो x 2x हो गया। ठीक है, अब 2x हो गया, अब एक जो है यहाँ पे जोड़ में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 141 में से हम एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 से ये 140 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 70 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 70 आ गया। जब x का वैल्यू यहाँ पे 70 आ गया तो अब बात करेंगे हम x+1 का वैल्यू, तो x+1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे एक अधिक, यानी कि हो जाएगा 71। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70 71। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है थीटा, और क्या होता है डिवाइड बाई 360, और क्या होता है, तो यहाँ पे जो है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। तो अब थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 360, और यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22/7, और गुणे आर का वैल्यू कितना है, 7 है, तो आर का स्क्वायर करना है तो 7 गुणे हमने 7 लिख दिया। अब 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 यहीं 36, यानी कि ये 12 बार में कट जाएगा। अब 12 का आधा आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 11 आ जाएगा। तो 11 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 77 आ जाएगा, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, जबकि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो लंबाई ज्ञात करें। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला क्या हो जाता है, L इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला हो जाता है, जो उसका परिमाप यानी कि इस है, डिवाइडेड बाई 2 और माइनस बी। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका एस का वैल्यू 100, और 100 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, और बी का वैल्यू कितना है, तो ये है आपका 20। तो हमने 50 में से जब 20 घटा दिया तो कितना आ गया, ये आंसर हो जाएगा आपका जो है 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, उनकी आयु का गुणनफल 756 है, 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो है अनुपात है 7:1, सॉरी 7:3। तो पिता और पुत्र का हम मान लेते हैं कि 7, पिता का उम्र जो है उसका 7x है। ठीक है, और पुत्र का मान लेते हैं कि ये 3x है। तो दोनों का जो है आपका गुणनफल कितना है, तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में 756 आ रहा है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे कितना जो 7 तरीका 21 हो जाएगा, और x में जब x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 756। अब हम क्या करेंगे, 756 21 से हम कटा देंगे, तो 756 जब 21 से कटेगा तो देखिए 21 तिया 63 हो जाएगा। तो 21 तिया आपका जो देखो यहाँ पे 21 तिया 63 हो जाएगा। अब जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और 7 में से जो आपका है ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है ये 1 आ जाएगा, 7 में से जब 6 हो जाएगा तो अब क्या उतरेगा, तो यहाँ पे 6 उतरेगा, तो कितना बार में जाएगा, 21 छके 126 होता है, तो 6 बार में चला जाएगा, यानी कि जो है आपका ये हो गया 36 बार में कट जाएगा। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया, तो इसीलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका जो है √36 आ जाएगा, और √36 आपका 36 का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि आपका x का वैल्यू 6 आ गया। अब देखिए x का वैल्यू जब 6 है तो जो है आपका पिता का उम्र कितना हो जाएगा, तो 7 छके 42 हो जाएगा,
और जब पुत्र का आयु का बात करेंगे तो 6 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। अब क्या बोला हुआ है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद यानी कि 42 की जगह पर 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 6 जब जोड़ देंगे, जब इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। और यहाँ पे जब बेटे का देखेंगे तो बेटा का जो है जब 6 जोड़ेंगे इसमें 18 जोड़ 6 तो ये हो जाएगा आपका 24। अब देखिए ये कट सकता है, 24 की 24 दूना 48, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो इसका अनुपात क्या आ रहा है, अनुपात आ रहा है 2:1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो कि है एक कमरे की लंबाई 20 सेंटीमीटर गुणे सॉरी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है आपका 15 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर के कितने पैकेट उस कमरे में रखे जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम का अनुपात निकाल देंगे, यानी कि जो है 20 सेंटीमीटर गुणे आपका 16 सेंटीमीटर गुणे आपका 15 सेंटीमीटर और डिवाइड कर देंगे कितना से, तो कर देंगे हम लोग 10 गुणे 8 गुणे 3, ठीक है। यहाँ पे 16 नहीं, ये आपका जो है 10 है। अब क्या हो जाएगा, 10 में ये जाएगा 2 बार में, ठीक है। 8 से ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, और ये कितना बार में जाएगा 15, 3 से 3 बार में, तो 3 दूना 6 दूना 12 इसका, सॉरी यहाँ पे जो है कुछ गलती हो गया, यहाँ पे 3 3 9 नहीं बल्कि 3 5 यहाँ पे 3 नहीं होकर के क्या आंसर होना चाहिए था, यहाँ पे जो है आपका 5, तो 3 5 15 हो जाएगा ना, तो इस तरीके से आपका 5 दूना 10 दूना 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20, ठीक है। देखिए आपने 2 दूना 4 5 20, तो इसका करेक्ट आंसर 20 था। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू आपका 62 है, तो x+1/x का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ में आपका 2 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ में 2 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर भी हम 2 जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी हमने क्या कर दिया 2 जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ भी हमने क्या कर दिया 2 जोड़ दिया, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग जो है 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो ये हमने लिख दिया 1/टोटल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने जोड़ा था ना 2, तो 2 को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो 62 और 2 64 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने क्या लिख दिया 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होल स्क्वायर लिख दिया, और इधर क्या आ रहा है, तो इधर आपका आ रहा है 8 का स्क्वायर, हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो 8 का हमने स्क्वायर लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर x प्लस एक 1/x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या फिर सर विलियम जोन्स ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने, या फिर ए ओ ह्यूम ने। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि एक प्रकार एक जो है लाइब्रेरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था हिंदुत्व से, सिखों से, या इस्लाम से, या फिर बौद्ध से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम धर्म से जो है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, यानी कि उत्पत्ति हुआ था। और कई प्रकार के जो सूफीज्म होता है, जैसे कि चिश्ती सिलसिला होता है, सुहरवादी होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सॉरी, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी, गुरु अंगद के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा, या फिर गुरु रामदास के द्वारा, या गुरु नानक के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद के द्वारा जो है आपका 16वीं शताब्दी में गुरुमुखी लिपि का उद्भव यानी कि उत्पत्ति किया गया था, विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर स्थित है, हुबली में, हम्पी में, या फिर हॉसपेट में, या फिर आपका जो है कावेरी में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी में। और हम्पी रथ जो है आप देख भी सकते हैं, विजयनगर का जो ये कृष्णदेवराय के द्वारा बनवाया गया ये जो हम्पी रथ है बहुत ही फेमस है, और आप जो है नोटों पर भी इसका देख सकते हैं, 50 के नोट पर आप इजिली हम्पी रथ को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, अंकोर वाट कहाँ स्थित है, वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, या फिर कंबोडिया में। तो याद रखिएगा कि इसका करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा वो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि आपका बनवाया गया था, एक विष्णु मंदिर, ठीक है ना। ये बनवाया कब गया था, तो ये भी याद रखिएगा 1125 में। तो
तो 1125 और विष्णु मंदिर ये आपको जो ध्यान रखना है, ये आपका कहाँ है, तो कंबोडिया में है। ठीक है, विष्णु मंदिर है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पौंडीचेरी में किसके उपनिवेश थे, अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के, या फिर फ्रांसीसी के, या फिर डच के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों का जो है उपनिवेश था पौंडीचेरी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, निम्नलिखित में कौन से संत महाराष्ट्र से थे, व्यास या त्यागराज या फिर मैत्रेयी या फिर तुकाराम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका जो है यहाँ पे गलती से जो है आपका तुकाराम डाल दिया गया है। नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र जब बोला हुआ है तो महाराष्ट्र के पूना से तो आपका तुकाराम ही थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल सही है, तुकाराम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा, तुकाराम, ना कि आपका जो है त्यागराज। ठीक है, क्योंकि पुणे में महाराष्ट्र का जो है, हमने सोचा कि हमें लगा कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि ये एमपी है। तो इस तरीके से आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हमें लगाना चाहिए कौन सा, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुकाराम। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो कि है, श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने किया। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस और अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर आपका जॉन मार्शल। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत का जो है अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से, सांची से, भरतपुर से, या जूनागढ़ से। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था, मुंबई, लखनऊ, कलकत्ता या साबरमती। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में गया था पहली बार। अगला है कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, या फिर सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के बाद से जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में कौन थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, या फिर अंगद देव, या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म आपका पटना में हुआ था। ये भी आपको जो ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था, राजा राज चोल, या महेंद्र, या फिर राजेंद्र चोल, या फिर परांतक। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है, फोर्ट सेंट डेविड, या फिर फोर्ट सेंट एंड्रयू, या फिर फोर्ट विलियम्स, या फिर फोर्ट विक्टोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, या फिर राणा गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय फेमस है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, टिटिकाका, या फिर विक्टोरिया, बैकाल, या मृत सागर। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, बैकाल जो है दुनिया का सबसे गहरा झील है। अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, अमेजन, मिसौरी, या फिर सेंट लॉरेंस, या जाम्बेजी। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बेजी नदी के ऊपर जो है आपका विक्टोरिया वाटर, जाम्बेजी नदी से जो है आपका विक्टोरिया वाटरफॉल गिरता है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, या फिर अरब सागर और हिंद महासागर को, या फिर भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। तो करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी है, या फिर बोर्निया है, या फिर मेडागास्कर है। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड, जो कि कनाडा का भाग है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, या फिर नदी विसर्प, या जिसको हम मियांडर भी बोलते हैं, या फिर जलोढ़ पंख, या शंकु। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, नदी विसर्प, या फिर मियांडर जो है वो आपका नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है, तपनी, यमुनोत्री, मणिकर्ण, या सीताकुंड। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सीताकुंड जो है आपका राजगीर में है। आपने ब्रह्मकुंड का नाम सुना होगा, या फिर सप्तधरवा कुंड का नाम सुना होगा, उसी के बगल में आपका सीताकुंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कालाहारी, गोबी, सहारा, या थार। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या आर्कटिक? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है कि बोरिंग, यहाँ पे बेरिंग नहीं बल्कि बोरिंग लिखना चाहिए था। तो बोरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, या फिर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करने का काम करता है बोरिंग जल डमरू मध्य या फिर स्ट्रेट। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश या असम या हिमाचल प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? गन्ना, तिलहन, रबड़ या कपास? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, रबड़। अगला क्वेश्चन है कि उलर बैराज योजना किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या असम? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। वहीं पर तो आपका उलर झील भी है कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत स्थित है उड़ीसा में, आपका महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या फिर कश्मीर में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में स्थित है सह्याद्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप, रामेश्वरम या फिर नदी का या फिर म्यांमार? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं कौन? मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य या फिर केवल कैबिनेट में स्तर के मंत्री, या कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों, या फिर राज्य और उप मंत्री? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है? 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, या फिर आपका जो है संकट काल में, या कभी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं वो आपका भंग होता है राज्यसभा, क्योंकि उसके 2/3 जो है हर एक 2 साल में रिटायर होते रहते हैं और आपके जो निर्वाचित होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, संसद का जो है कम से कम 2 बैठक हर साल में होना चाहिए और उसके बीच में 6 महीने गैप भी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, बीपी सिंह या फिर चंद्रशेखर या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई जो है पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे भारत के। अगला क्वेश्चन है कि सीएजी यानी कि यहाँ पे जो है सीएजी जो होते हैं वो अपना रिपोर्ट किसको देते हैं? अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, सीएजी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है कंट्रोलर एंड गवर्नर, सॉरी क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सीएजी का पूरा नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अपना रिपोर्ट किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति जी को, या फिर उपराष्ट्रपति को, या फिर प्रधानमंत्री को? तो इसका करेक्ट आंसर देगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को सीएजी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपना रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं या फिर जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? तारांकित होते हैं या अतारांकित होते हैं, या फिर दोनों होते हैं, या फिर कोई नहीं होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्रकार के आपके जो है प्रश्न सॉरी प्रश्नकाल के दौरान भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947 में, 48 में, या 50 में, या 51-52 में? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 से 52 के बीच का जो ईयर था उसी में आपका लोकसभा का पहली बार चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर अपने दल के अध्यक्ष को? तो इसका आपका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष को जो है आपका त्याग पत्र देते हैं लोकसभा सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक किस प्रकार के होते हैं? सरकारी विधेयक, या फिर गैर सरकारी विधेयक, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सरकारी भी और गैर सरकारी भी। अगला क्वेश्चन है कि गैर सरकारी कार्य किस दिन होता है? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवार को गैर सरकारी कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद का सभापति कौन होता है? सॉरी, विधान परिषद का सभापति ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, ऑप्शन बी राज्यपाल होता है, ऑप्शन सी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, और ऑप्शन डी है विधानसभा अध्यक्षों द्वारा नियुक्त होता है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा जो है विधान परिषद का सभापति चुना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र त्याग पत्र नहीं बल्कि पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? वल्लभ भाई पटेल या फिर जेबी कृपलानी या फिर गोपाल स्वामी अय्यर या फिर आपका जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो आपके जो है व्यक्ति थे या फिर मंत्री थे जिन्होंने की संघीय मंत्रिपरिषद से सबसे पहली बार में इंडिया में त्याग पत्र दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21, 25 या 30 वर्ष। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में जो आपका संसदीय प्रणाली का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने के बाद नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, लगातार कोई व्यक्ति बाहर में अगर 7 वर्ष रहता है तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर हो तो उनके बीच में क्या संबंध होगा? तो देखिए एफ जो होता है ये आपका आर का आधा होता है, तो एफ अपॉन आर बाई 2 जो है इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन है दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के वक्रता केंद्र पर और अनंत पर। इसका जवाब का करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के पीछे बनेगा। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा या फिर यहाँ पे नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे गलती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर अब आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव भी नहीं होता है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं होता है, और इसके अतिरिक्त आपका चारों ऑप्शन में से कोई ये भी गलत आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ओम का नियम है क्या? V इज इक्वल टू आई आर या फिर V इज इक्वल टू आई अपॉन आर या फिर V इक्वल टू आई या फिर V इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, V इज इक्वल टू आई आर जो है ओम का नियम होता है। और इसको याद रखिएगा। और ये क्या लिखा हुआ है? ये वीर लिखा है, वीर क्या चीज? वीर मतलब बलवान, ठीक है। तो ओम का नियम बलवान याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? गिरने के कुल समय के या फिर पिंड के द्रव्यमान के या फिर गुरुत्व त्वरण के वर्ग के या फिर गिरने के समय के वर्ग के। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, गिरने के समय के वर्ग के जो है समानुपाती होता है विराम से कोई नीचे की तरफ में मुक्त रूप से गिरता हुआ वस्तु का दूरी। अगला क्वेश्चन है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है नहीं करता है किसके? किस पर निर्भर नहीं करता है? उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है या फिर उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर नहीं करता है या फिर द्रव्यमानों के योगफल पर निर्भर नहीं करता है या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियतांक पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है एफ इक्वल टू जानते हो, आपका जो गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है आपका कांस्टेंट है जी है कैपिटल, और ये जो आपका दोनों जो मासेज हैं उनके मल्टीप्लाई पर भी और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके क्या बोलते हैं डिस्टेंस के जो है स्क्वायर के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 98 न्यूटन भार के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? 49 किलोग्राम या फिर 9.8 किलोग्राम या फिर आपका जो है 10 किलोग्राम या फिर आपका 48 किलोग्राम। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.8 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण है। ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का प्रवर्तन या फिर ध्वनि का टक्कर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है तो आवर्त काल क्या होगा? तो यहाँ पे जो है आपका आवर्त काल निकालना है। तो आवर्त काल इक्वल टू मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सॉरी आवर्त काल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपका आवर्त काल यानी कि पीरियड हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो है अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का पीरियड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आपका एफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, 1 अपॉन 200 कर देंगे। तो 1 अपॉन जब 200 करेंगे, ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा? तो ये आपका जो है ये जाएगा 2 से अगर 1 को कटाएंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है ना। अगर 200 करें, 2 से अगर कटाते हैं और नीचे में आपका ये 100 हो जाएगा। अगर 2 से कटाते हैं तो नीचे में 100 और ऊपर में पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आपका जो है 0 और ये आपका 5 हो जाएगा दशमलव में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 0.005 सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंग के
बीच की दूरी क्या होती है, लेमडा बाई 2, लेमडा या लेमडा बाई 4 या फिर 2 लेमडा। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, लेमडा बाई 2। अगला क्वेश्चन है गैसों के कणों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है या अत्यधिक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन टेम्परेचर पर सॉरी केल्विन स्केल पर कितना होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना में, 273 में। तो 273 में हमने क्या जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 293, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है उस ठोस का क्या कहलाता है, द्रवण ऊष्मा या फिर वाष्पन ऊष्मा या फिर आपका वाष्पीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, द्रवण ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन है सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या फिर ऊर्ध्वपातन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रभाजी आसवन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका इनमें से कौन उप धातु है, सोना, सोडियम, चांदी या जर्मेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम जो है वो आपका उप धातु है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या है, NaS या फिर NaS2 या फिर Na2S या फिर Na2S2। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Na2S सोडियम सल्फाइड का सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आयन है, PO4 या फिर आपका जो है S8 या फिर P4 या फिर आपका H2SO4। तो देख लीजिए जो आपके तीनों को तीनों है, S8 या फिर P4 या फिर आपका जो है H2SO4, ये सारे सारे जो आपके मॉलिक्यूल हैं। तो इसलिए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा PO4 जो है वो एक चार्ज पार्टिकल यानी कि आयन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन धन आवेशित है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या फिर एक्स रे। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन जो होता है वो आपका धनावेशित कण होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है 10 टू द पावर 8 सॉरी -8 या फिर 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर या फिर 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर या फिर 10 टू द पावर -18 सेंटीमीटर। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, जो कि आप लोग जानते हो कि ये नैनोमीटर में होता है। ठीक है, तो इसको अगर कन्वर्ट कीजिएगा सेंटीमीटर का, ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -8। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के बराबर होता है या फिर प्रोटॉन के बराबर होता है या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के नंबर के सम के बराबर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, प्रकाश की उत्पत्ति होती है, प्रोटीन की उत्पत्ति होती है, ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है या वसा की उत्पत्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है यानी कि टाइलिन या फिर लाइपेज पाया जाता है या फिर आपका ट्रिप्सिन या पेप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन निकलता है आपका आमाशय में और ट्रिप्सिन निकलता है आपका पैनक्रियाज में और लिपेज भी आपका निकलता है पैनक्रियाज में और ये जो आपका टाइलिन निकलता है ये आपका निकलता है माउथ में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक प्रतिक्रिया या फिर अभिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है, ग्राना में, स्ट्रोमा में या फिर बाहरी झिल्ली या फिर आंतरिक झिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राना में। और ग्राना में भी कहाँ पे, तो ग्राना में भी आपका जो थाइलोक्वाइड होता है उसी में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपका कहाँ होता है, तो ये आपका होता है थाइलेक्वाइड में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं, प्रोटेक्टर एवं रिट्रैक्टर या फिर एडक्टर एवं एडबक्टर एबडक्टर या फिर आपका रेडियल एवं सर्कुलर या फिर इंटर कोस्टल। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरकोस्टल मसल जो आपके पाए जाते हैं पसलियों के मतलब रिब्स के जो है बीच में। ठीक है, और ये आपका रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं सिकुड़ करके और फैल करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हीमोग्लोबिन से जुड़कर CO2 क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है अनॉक्सी श्वसन में कुल कितना एटीपी बनता है, ऑप्शन है 2 एटीपी, 6 एटीपी, 8 एटीपी या फिर 38 एटीपी। तो अनॉक्सी है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 2 एटीपी। ठीक है ना, तो अनॉक्सी में आपका 2 एटीपी बनता है और अगर ऑक्सी रहता तो इसमें आपका 38 एटीपी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसके कारण रक्त लाल दिखता है, हिपेरिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या फिर प्रोयोम्बिन के कारण या फिर जो है आपका फाइब्रिनोजेन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो है
रंग लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन रक्त प्लाज्मा से नहीं छनता है? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या फिर प्रोटीन या फिर यूरिया? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? मैकक्लंग या फिर हैकिंग या फिर मॉर्गन या फिर एबी, दोनों ने। तो इसका आपका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, मॉर्गन ने किया था। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, कावेरी, नर्मदा या फिर सुवर्ण रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा। इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आया होगा, आप कट ऑफ को पार कर रहे होंगे। आप अगर ये वीडियो पसंद कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि आप और हम दोनों मिलकर के आपके दोस्त का भी मदद करें, उनका भी रिजल्ट इस बार सुनिश्चित हो। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन।